Hello dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ एंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड, जो कि सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 3 है। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। इसके साथ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को। सबसे पहले इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हाफ हमने इस यूनिट में पार्ट में कवर किए हैं और रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है पार्ट नंबर 2, तो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव हमने वहाँ पे कवर किए हैं। सबसे पहले हमारे पास है एपिडेमियोलॉजिक ट्राइएड। तो इस यूनिट के मेनली 2 पार्ट्स हैं, एक है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड, दूसरा है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड क्या है? बेसिकली ये एक मॉडल है जो हमें ये बताता है कि किसी पर्सन को डिजीज़ कैसे होती है। तो इसके मेनली 3 पार्ट्स हैं जो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिडेमियोलॉजिक ट्राइएड क्या है? A traditional model of infectious disease causation known as epidemiologic triad। ये एक ट्रेडिशनल मॉडल है, पिछले टाइम से ये मॉडल आता रहा है और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है इन्फेक्शियस डिजीज़ के काजेशन के बारे में, कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है वो कैसे काज होती है, उसके कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि अगर वो पूरे हो जाए तो किसी पर्सन में इन्फेक्शियस डिजीज़ काज हो सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें जिस मॉडल के ज़रिए मिलती है उसको एपिडेमियोलॉजिक ट्राइएड कहते हैं। अब हमारे पास ट्राइएड के कंपोनेंट्स हैं। द ट्राइएड कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, a host and environment in which host and agent are brought together causing the disease to occur in the host। क्या है कि एपिडेमियोलॉजिक ट्राइएड में हमारे पास मेनली 3 पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास एजेंट। कौन सा एजेंट? ऐसा एजेंट जो डिजीज़ काज कर सके, जिस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हो गया, या केमिकल एजेंट से कोई जो हमारे पास जो है एसिड्स वगैरह होते हैं, या मैकेनिकल एजेंट कोई फोर्स वगैरह जो आपके बॉडी पे लगता है। तो एजेंट हमारे पास वो कंपोनेंट है कि जिसमें कैपेबिलिटी हो कि वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सके, तो उसको हम एजेंट कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है होस्ट। होस्ट उस पर्सन को कहते हैं जिसमें डिजीज़ काज होती है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग। तो होस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? होस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो ससेप्टेबल होगा, सेंसिटिव होगा उस एजेंट की तरफ। अब मिसाल के तौर पे आपको कोई छोटे पत्थर से मार लेता है, अब ये पत्थर आपके लिए एजेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पत्थर इस काबिल नहीं है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए, और आपकी बॉडी जो आप तो होस्ट हैं, तो आपकी बॉडी इतनी मजबूत है कि वो छोटा पत्थर आपको नुकसान नहीं दे सकता। तो यहाँ पे फिर आप उस चीज़ के लिए होस्ट नहीं कहलाते, क्योंकि होस्ट के लिए ज़रूरी है कि उसमें डिजीज़ काज होगी, वो सेंसिटिव होगा। और इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एजेंट अवेलेबल है और होस्ट है लेकिन इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो एजेंट आप में डिजीज़ काज नहीं कर सकता। तो आगे स्लाइड्स में भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी डिजीज़ के लिए एक सूटेबल एजेंट का होना ज़रूरी है कि जिसमें ये कैपेबिलिटी हो, जिसमें ये खासियत हो कि वो डिजीज़ काज कर सके। दूसरा होस्ट होना चाहिए कि जिसमें ये कैपेबिलिटी कि वो उस एजेंट की तरफ सेंसिटिव हो। अगर आप उस एजेंट की तरफ सेंसिटिव नहीं है तो आप में कभी भी डिजीज़ काज नहीं होगी। और इन्वायरमेंट सूटेबल होना चाहिए कि वो एजेंट को आपकी तरफ लेकर आए। तो ये 3 चीज़ें होंगी तब हमारे पास कोई डिजीज़ काज होगी। अ वेक्टर
an organism which transmit infection by conveying the pathogen from one host to another without causing disease itself may be a part of infectious process. वेक्टर क्या है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म कि जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो डिजीज एजेंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट कर सके, हालांकि वो खुद वो एजेंट उसको इफेक्ट ना करे, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं. वेक्टर की मिसाल एक गाड़ी की थी किसी है कि गाड़ी में आप बैठते हो, वो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाता है और फिर आप उतर जाते हो, फिर गाड़ी फ्री हो के चली जाती है. ये नहीं होता कि गाड़ी आपके साथ आपके घर चली जाए, जो हमारे पास लोकल गाड़ी होती है. तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ डिजीज ऑर्गेनिज्म को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेकर जाना उसका काम होता है, और ख़ुद वो उस डिजीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता. हाँ, वो उस इन्फेक्शियस प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेक्टर में डिजीज़ काज नहीं होगी. उसका काम सिर्फ और सिर्फ सवारी क्या होगा कि वो डिजीज़ एजेंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेकर जाएगा. तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड की डिफिनीशन और वेक्टर की, ये आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें, क्योंकि इससे एक एमसीक्यूज़ लाजमी आता है, ये वेक्टर वाला. अभी यहाँ पे हमारे पास वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल हैं कि क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर इज़ एनाफिलस मॉस्किटो. एज द मॉस्किटो इंजेस्ट ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड होस्ट, इट पिक अप द पैरासाइट प्लाज्मोडियम. क्या होता है कि जो हमारे पास मलेरिया काज होता है, तो उसमें कौन सा एजेंट इन्वॉल्व है? उसमें मॉस्किटो मच्छर इन्वॉल्व है, जिसका नाम है एनाफिलस. अब ये एनाफिलस मॉस्किटो, इसका काम क्या है? इसका काम वेक्टर का है. ये क्या करता है? ये एक मलेरिया के मरीज से प्लाज्मोडियम लेता है, जो इसके सलाइवा में होता है, मुंह में होता है, और जब ये दूसरे नॉर्मल या हेल्थी पर्सन को बाइट करता है, तो ये उस प्लाज्मोडियम को उसके बॉडी के अंदर डाल देता है. अब इस मॉस्किटो का काम क्या हुआ? सिर्फ प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट से उठा के हेल्थी पर्सन तक लेकर जाना, ये इसका काम हुआ. इसलिए यहाँ पे एनाफिलस मॉस्किटो जो है ये एज अ वेक्टर का काम करता है. तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और कॉमन एग्जाम्पल हैं वेक्टर का, लिहाजा आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें. इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड मॉडल, transmission occurs when the agent leave its reservoir or host through a portal of exit. क्या होता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड में जैसा हमने पढ़ा कि एक हमारे पास एजेंट होता है जो कि डिजीज़ काज करता है. अब एजेंट क्या है? एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. मिसाल के तौर पे आपको ज़ुकाम है, फ्लू वायरस आपके बॉडी के अंदर है, समझ गए? अब ये जो फ्लू वायरस है ये एजेंट है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर है, तो आप रिजर्वायर का काम करते हो या आप होस्ट का काम करते हो. तो ये नोज़ या माउथ के ज़रिए आपकी बॉडी से निकलेगा जब आप स्नीजिंग करोगे. तो जो नोज़ और माउथ हुआ, तो ये पोर्टर ऑफ एग्जिट हो गया. अभी आपको फ्लू है, ज़ुकाम है, वो किस वायरस की वजह से? फ्लू वायरस की वजह से. तो फ्लू वायरस एजेंट का काम करता है और वो आपके बॉडी के अंदर मौजूद है, तो आप रिजर्वायर का काम कर रहे हैं. जब आप छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो माउथ और नोज़ के ज़रिए ये आपके बॉडी से निकलता है. तो माउथ और नोज़ जो हो गया, ये पोर्टल ऑफ एग्जिट है. समझ गए? अब पोर्टल ऑफ एग्जिट के ज़रिए वो एजेंट तो बाहर आ गया. अब एजेंट क्या करेगा? इस कन्वेड बाय मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ज़रिए क्या करेगा? किसी दूसरे होस्ट की तरफ जाएगा. अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन या तो ये वेक्टर के ज़रिए जा सकता है, या किसी पर्सन के हैंड के ज़रिए जा सकता है, या आपने किसी पर्सन में सीज़र वगैरह यूज़ किया है, किसी वूंड को, ज़ख़म को साफ़ करने के लिए आपने कैंची वगैरह इस्तेमाल की थी, उसको साफ़ नहीं किया था. अब उस कैंची पे एजेंट लग गए और वो एजेंट जा रहे हैं, वो कैंची आप किसी दूसरे पर्सन पे यूज़ कर रहे हो, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया? ये सीजर हो गई जो आपने यूज़ की थी पेशेंट पे. तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाते हैं. अब
होस्ट के बॉडी के ऊपर अगर ये आते हैं तो इसके लिए पोर्टर ऑफ एंट्री होता है। पोर्टर ऑफ एंट्री किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे स्नीजिंग पर्सन कर रहा है, मुंह और नोज के जरिए वो एजेंट बाहर आ रहे हैं और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के जरिए वो क्या है, वो आपकी बॉडी की तरफ नज़दीक आ रहा है। अब आप सांस लेते हो तो नोज के ज़रिए, माउथ और नोज के ज़रिए वो फ्लू वायरस आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं। अब अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये आप में डिजीज़ काज नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सेंसिटिव हो, आप एलर्जिक हो, तो इस तरह के पर्सन को हम ससेप्टेबल होस्ट कहते हैं कि जो क्या होता है, जो उस एजेंट की तरफ ससेप्टेबल हो, मतलब वो एजेंट उसमें डिजीज़ काज कर सके। समझ गए? तो इसको फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास फिर डिजीज़ काज हो जाते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड में आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि हमारे पास वो पार्ट जिसमें एजेंट ज़्यादा होते हैं या जिसमें एजेंट की कमुलेशन हो उसको रिजर्वायर कहते हैं। वो पोर्टर ऑफ एग्जिट के ज़रिए वहाँ से निकलेगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ज़रिए ट्रांसमिट होगा और किसी दूसरे होस्ट में जहाँ से एंट्री करेगा उसको पोर्टर ऑफ एंट्री कहते हैं। और होस्ट का ससेप्टेबल होना ज़रूरी है। सही है? तो ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। इसके बाद ट्रांसमिशन डायरेक्टली भी होती है। अगर फ्लू वायरस या फ्लू के साथ कोई पर्सन है जिसको ज़ुकाम है, वो आपके नज़दीक बैठा है और स्नीजिंग के ज़रिए, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के ज़रिए वो एजेंट आपके बॉडी की तरफ आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, अगर एक पर्सन को ज़ुकाम है और उसने कोई पेन यूज़ किया, मोबाइल यूज़ किया, उसके बाद आपने उसका वही मोबाइल यूज़ किया, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गई। मतलब मोबाइल या किसी एजेंट के ज़रिए ट्रांसमिट हो गए वो आपके बॉडी में, तो उसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। ये हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड है। इसमें एक एजेंट है, तो एजेंट का इस काबिल होना ज़रूरी है कि वो होस्ट में डिजीज़ काज कर सके। सेकंड, हमारे पास होस्ट है, होस्ट का ससेप्टेबल होना ज़रूरी है, वो सेंसिटिव होना चाहिए कि वो एजेंट उसमें डिजीज़ काज कर सके। इन्वायरमेंट सूटेबल होना चाहिए कि जिसके ज़रिए वो डिजीज़ एजेंट ट्रांसमिट हो उस होस्ट की तरफ जिसमें वो डिजीज़ काज कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड। अब जो ट्राइएड के पार्ट्स थे जिसको हमने एक्सप्लेन किया, अब एक एक करके अब उसकी मज़ीद डिटेल आ रही है। सबसे पहले एजेंट, a substance living or non-living or a force tangible or intangible, the excessive presence or relative lack of which may initiate or perpetuate a disease process। क्या है? एजेंट लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकता है। कोई फोर्स हो सकता है डायरेक्टली जो आपको हिट करे, इनडायरेक्टली कोई चीज़ जो नॉर्मल से ज़्यादा पाई जाती है या कोई चीज़ जिसकी कमी की वजह से आपको डिजीज़ काज हो, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं एजेंट। मिसाल के तौर पे एक ईंट आपके सर पे गिरी तो ईंट आपके लिए एजेंट का काम कर रही है। खुदा ना ख्वास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया, आप रोड पे गिर गए, आपकी हड्डी टूटी, तो ये ट्रामा जो है, ये एक्सीडेंट, ये एजेंट का काम करता है कि आप इंतहाई फोर्स के साथ ज़मीन पे गिरे तो वो फोर्स जिसकी वजह से आपकी हड्डी टूटी तो वो एजेंट का काम करती है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो आप में डिजीज़ काज करे तो उसको हम एजेंट कहेंगे। अब ये हमारे पास डिजीज़ एजेंट हैं। केमिकल में एयर पोल्यूटेंट्स आ सकते हैं, टॉक्सिक वेस्ट या पेस्टिसाइड। तो ये वो केमिकल हैं कि अगर ये आपके बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये आपके जिस्म में डिजीज़ काज कर सकते हैं। फिज़िकल में नॉइस हो सकता है, रेडिएशंस हो सकते हैं, हीट अगर किसी का स्किन जल जाए, कोल्ड अगर आपके पास ज़्यादा सर्दी की वजह से जिसको हम कहते हैं फ्रोज बाइट। सही है? इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिक करंट लग जाए तो वो फिज़िकल एजेंट में आते हैं। ये केमिकल और फिज़िकल एजेंट ये अक्सर MCQs में आते हैं कि कौन सा एजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फिज़िकल एजेंट है या केमिकल। मैकेनिकल एजेंट में हमारे पास फोर्स आता है, कोई प्रेशर या फोर्स आपके बॉडी के किसी पार्ट पे पड़ता है तो वो हमारे पास मैकेनिकल एजेंट में आता है। इसके बाद सोशल,
सोशल पॉवर्टी अगर है, किसी का जॉब का इशू है या स्ट्रेस है या जो है उसके पास हेल्थ रिसोर्सेज अच्छा इलाज करने के पैसे नहीं हैं, तो ये क्या है, ये एक एजेंट है। गरीबी है जो उसको डिजीज़ की तरफ लेकर जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा। तो ये क्या है, ये एक एजेंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि एजेंट वो चीज़ जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो आप में डिजीज़ को काज कर सके। बायोलॉजिकल एजेंट की अगर हम बात कर ले तो उसमें वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो किसी भी ह्यूमन में डिजीज़ को काज कर सके। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। एक हमारे पास है इन्फेक्टिविटी। Infectivity is the ability of infectious agent to invade and multiply in the host। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये कैपेबिलिटी कि वो आपके बॉडी के अंदर इंटर हो जाए, फिर आपके बॉडी के अंदर अपनी तादाद को बढ़ा सके, तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं इन्फेक्टिविटी। सही है, ये जो डिजीज़ एजेंट की ये एबिलिटी है कि वो आपके बॉडी के अंदर इंटर होता है और अपनी तादाद बढ़ाता है, तो उसको हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। सेकंड हमारे पास है पैथोजेनिसिटी। दिस इज द एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकल अपरेंट इलनेस। देखो, अगर एक एजेंट आपके बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए और अपनी तादाद बढ़ा सके तो उसको हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं। अब कोई ऐसा एजेंट जो आपके बॉडी के अंदर आप में साइन सिम्टम लेकर आ सके, मतलब आप में शिकायत लेकर आ सके जिसकी वजह से या आपको ज़ुकाम हो या आपको फीवर हो या आपको पेन हो या सांस में मसला हो, तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं पैथोजेनिसिटी। तो कोई भी एजेंट चाहे वो पैथोजेनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता। वो पैथोजेनिक कब होगा, जब उसमें एबिलिटी होगी कि वो आपके बॉडी के अंदर किसी भी आर्गन को इफेक्ट कर रहा है और आपको शिकायतें महसूस हो रही हैं, तो उसको हम जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। इसके बाद है विरुलेंस। विरुलेंस किसे कहते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कि जब कोई डिजीज़ एजेंट ऐसा हो जाए कि वो क्लिनिकल केसेस जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग उससे इफ़ेक्ट हो और वो आपके किसी आर्गन को डैमेज करे, तो उस स्टेज पे हम फिर उसको कहते हैं विरुलेंस। सही है, फिर वो आपके लिए जानलेवा है। विरुलेंस कहते हैं जानलेवा, ख़तरनाक। पैथोजेनिसिटी में सिंपल उसके साइन सिम्टम अपेयर होते हैं, शिकायतें जो इतनी ख़तरनाक नहीं होती। लेकिन अगर कोई भी एजेंट आपके बॉडी को इस हद तक इफ़ेक्ट करे कि उससे आपके बॉडी का कोई आर्गन इफ़ेक्ट हो, तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं विरुलेंस। सही है, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सेकंड जो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में है वो है होस्ट। तो होस्ट क्या है कि होस्ट हमारे पास वो कंपोनेंट है जिसमें डिजीज काज होती है। लिविंग थिंग यूजुअली ह्यूमन और एनिमल विच आर एक्सपोज टू एंड हार्बर अ डिजीज। कि मिसाल के तौर पे अगर आप इंसान की बात कर ले, ह्यूमन बीइंग की, तो वो एक होस्ट है। एजेंट आपके बॉडी के अंदर इंटर होके अगर वो तादाद बढ़ा दे और उसमें ये एबिलिटी हो कि वो आपको डिजीज़ काज कर सके, तो आप क्या हैं, आप होस्ट का काम करते हैं उस टाइम पे, या आप उसके लिए होस्ट हैं। द ह्यूमन होस्ट इज रिफर्ड एज अ सॉइल एंड द डिजीज एजेंट आर सीन। देखो, जिस तरह हमारे पास ज़मीन होती है कि उसमें हम बीज को डालते हैं तो दरख्त निकल आता है, तो ह्यूमन बॉडी की मिसाल ज़मीन की तरह है। एजेंट या जो डिजीज़ एजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो बीज की तरह वो हमारी बॉडी के अंदर आता है और हमारी बॉडी के अंदर अपनी तादाद को बढ़ाकर हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तो होस्ट क्या, होस्ट ह्यूमन बीइंग या कोई भी आपके पास ऐसा ऑर्गेनिज्म कि जिसमें डिजीज़ काज होती हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। अब जिस तरह एजेंट के हमारे पास टाइप्स थे, तो इस तरह होस्ट की भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिजीज़ को या डिजीज़ के काजेशन को कम ज़्यादा करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक एक डिजीज़ मेल और फीमेल में चेंज होती है। सही है, इस तरीके से जो है हमारे पास डिफरेंट एरिया के हिसाब से वो डिजीज़ डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके से स्प्रेड होती हैं।
दूसरा बायोलॉजिकल में क्या आता है, किसी भी पर्सन के बॉडी, उसका बॉडी का मेकअप, उसके बॉडी का जेनेटिक सेटअप, उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो ये तमाम चीज़ें बायोलॉजिकल उसमें आते हैं कि वो किसी भी पर्सन की डिजीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों में इंतहाई जल्दी के साथ जो है ना, मतलब उसके सामने अगर फ्लू का या हमारे पास ज़ुकाम का कोई बंदा बैठ भी जाए, डायरेक्ट उसको फ्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एलर्जिक होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जी नहीं होती, तो उनको क्या है, उनको वो डिजीज़ काज नहीं होती। तो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है किसी भी होस्ट के, जो डिजीज़ के काजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है सोशल एंड इकोनॉमिक। तो सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, आपका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, स्ट्रेस, मैरिटल स्टेटस, हाउसिंग, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अब आप देख ले कि वो लोग जो माइंस में काम करते हैं, कोयल माइंस में काम करते हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं कोल वगैरह में, तो क्या होगा कि उनका सामना पॉइजनस गैस की तरफ होता है। सही है, तो ये अभी उसका ऑक्यूपेशन है जो उसको इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह कोई पर्सन है कि उसका जॉब का जगह जो है वो स्ट्रेस की जगह है, वहाँ पे वो स्ट्रेस में होते हैं। अभी उसका जॉब का स्ट्रेस जो है वो ऐसे एक्टिविटी हैं जो उस पर्सन के बॉडी में डिफरेंट डिजीज के काज होने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, तो ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों का लाइफ स्टाइल या कैरेक्टरिस्टिक्स, मिसाल के तौर पे एक पर्सन स्मोकिंग करता है। अब स्मोकिंग उसका लाइफ स्टाइल है, बिहेवियर है, उसका एक हैबिट है। अब ये स्मोकिंग की वजह से उसमें बाकी लोगों की बनिस्बत इजीली और जल्दी से लंग्स की डिजीज़ काज हो जाते हैं। सही है। इस तरह कोई पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता, कोई पर्सन बेड रिडन होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल वो उसके होते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं किसी भी पर्सन के कि उसके बॉडी के अंदर डिजीज काजेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड जो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का पार्ट है या कंपोनेंट है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर के अंदर एक टीबी का मरीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है उसको, और आपके अंदर घर के अंदर सफाई अच्छी है, उसके अलावा जो है वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम है, आपने उसको आइसोलेट रखा है, तो फिर आपको डिजीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर कंजेस्टेड इन्वायरमेंट है, वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, सफाई का ख़ास ख्याल नहीं है, तो फिर वो डिज़ीज़ आपको हो सकती है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी डिज़ीज़ के एकाज होने में हेल्प आउट कर सकते हैं। फॉर ह्यूमन बीइंग द इन्वायरमेंट इज़ नॉट लिमिटेड एज इट नॉर्मली इज़ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल टू असेट ऑफ क्लाइमेट फैक्टर। देखो जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स के लिए तो क्लाइमेट इन्वायरमेंट का काम करता है। ह्यूमन के लिए आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट आते हैं। आपके घर का इन्वायरमेंट भी आता है कि वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े तो नहीं हो रहे, स्ट्रेस का माहौल तो नहीं है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं। अगर ये डिजीज़ एजेंट के मुताबिक हो जाए तो आप में डिजीज़ खास होगी, अगर ये फेवरेबल ना हो तो आप में डिजीज़ खास नहीं होगी। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो 3 तरह के इन्वायरमेंट हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल। फिजिकल में क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट आपका जो है हवा हो गई, पानी हो गई, सॉइल हो गए, क्लाइमेट चेंज, ज्योग्राफी, गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, लाइट का इशू है, एक जगह पे लाइट नहीं होती हर टाइम, तो इस वजह से आपको मच्छर वगैरह ज़्यादा लड़ते हैं। सही है, वो बाइट करते हैं। इस तरह और भी आपके जो है ना एनिमल्स वगैरह या इस तरह जानवर, इंसेक्ट्स वगैरह वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक हो गया हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट, एक हमारे पास हो गया बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज द यूनिवर्स ऑफ लिविंग थिंग विच सराउंड अ मैन इंक्लूडिंग मैन हिमसेल्फ। सही है, तो ये क्या है, ये एक ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग का यूनिवर्स है या उसका इन्वायरमेंट जो उसके बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। जिस तरह हमारे इर्द गिर्द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
सही है, या तो वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर आते हैं या कोई इन्फेक्टेड एजेंट है जिसको हमने टच किया, अब उसके ज़रिए वो हमारे बॉडी के अंदर आ गए, तो ये हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसलिए तो कहते हैं कि सैनिटेशन का ख्याल रखना चाहिए, वेंटिलेशन, कि हमारे इर्द गिर्द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्युमुलेशन ना हो। और थर्ड जो हमारे पास है वो साइकोसोशल। साइकोसोशल में क्या है, जो हमारे पास दोज फैक्टर्स इफेक्टिंग पर्सनल हेल्थ, health care and community well-being that stem from the psychosocial makeup of individual and the structure and function of social group। क्या है कि आपके इर्द गिर्द लोग, आपके इर्द गिर्द का माहौल आया, उसमें लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे, उसमें जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ को सपोर्ट करती हैं। सही है कि आया कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं या नहीं है, कोई एक्सरसाइज के लिए पार्क वगैरह हैं या नहीं है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये हमारे पास इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर है। इसमें आप लोगों को जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस सब्जेक्ट के एपिडेमियोलॉजी के तमाम यूनिट्स के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।